जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। सुपर 30 मैथ का ये अगला धमाका है। जो 30 मैथ का प्रैक्टिस सेशन लेके चल रहे थे, उसी कड़ी में सुपर 30 मैथ हम लोग नाम बदल के कर दिए हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है या टेलीग्राम चैनल पे सर्च बॉक्स में लिखे आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस, जरूर उसे ज्वाइन करें, क्योंकि जितना भी महत्वपूर्ण पीडीएफ है इजी वे में वहीं आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। एक दिन पहले पीडीएफ डाल दिया जाता है, इसका आप प्रैक्टिस करें और सुबह सुबह वीडियो देखें, मूड फ्रेश करें। लगातार प्रैक्टिस आप जारी रखें तो कुछ ही दिनों में अद्भुत कॉन्फिडेंस मैथ के प्रति होगा। एक एक मैथ को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए, पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार है और रेशियो से शुरुआत किया है। ए बी तथा सी एक व्यापार शुरू करते हैं। यह पार्टनरशिप वाला है। ए बी सी क्या किए हैं? एक व्यापार शुरू करते हैं तथा उनके निवेश का अनुपात, जो निवेश किया, निवेश मतलब जो पूंजी लगाया है, उसका अनुपात है 8, 5, 3। कमाल है। यदि अंत में उनके लाभ का अनुपात, सोचिए लाभ का अनुपात कितना है? 4, 15, 6 है। तो उनके निवेश की समय अवधि का अनुपात कमाल करते हैं। पार्टनरशिप का यदि आप मास्टर वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर याद होगा, नहीं देखें तो अभी मैं बता दूं। पार्टनरशिप में सबसे जो वीवीआई पॉइंट होता है वो ये होता है कि पार्टनरशिप में सबसे पहले हम लोग लाभ का रेशियो निकालते हैं। और इसमें जो लाभ होता है, एक तो क्रैमुल विक्रैमुल वाला लाभ होता है, एक पार्टनरशिप में जो लाभ होता है, लाभ का जो अनुपात होता है उनके पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी आप कह सकते हैं कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। पार्टनरशिप में लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय, तो समय बराबर हो जाएगा लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी। एंड पूंजी बराबर भी कभी कभी पूछ देता है तो ये हो जाता है लाभ बटा समय। तो याद रखेगा, पार्टनरशिप का समझिए जो जिस पर आधारित है। एक ही क्वेश्चन में पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। यही फायदा होता है सेट प्रैक्टिस मारने का। रेगुलर 30 मैथ का सेट प्रैक्टिस आप मारते रहे, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए तो एक भी एग्जाम आपसे नहीं छूटेगा। एक भी एग्जाम में आपसे एक भी मैथ नहीं छूटने वाला। एक एक मैथ आपसे थर थर कांपेगा, आप धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। तो फिर से पार्टनरशिप, जैसे ही निवेश की बात आई, व्यापार की बात आई, तो पार्टनरशिप में होता है लाभ बराबर पूंजी गुना समय। मतलब कितना पूंजी कितना अवधि के लिए आपका निवेशित रहा, उसी के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो यहाँ क्या है? निवेश का रेशियो है, साथ ही साथ लाभ का रेशियो है और समय का रेशियो पूछ रहा। तो बोलिए कि सर लाभ बराबर पूंजी गुना समय, तो समय बराबर लाभ बटा पूंजी। तो लाभ बटा पूंजी, तो लाभ है नीचे वाला 4, तो इसका पूंजी है 8। लाभ है 15 तो इसका पूंजी है 5 और लाभ है 6 तो इसका पूंजी है 3। ठीक है, समय बराबर लाभ बटा पूंजी। काट देंगे, 4 का 4 दूनी 8, 5 से 5 दिया 15, 3 से 3 दूनी 6। रेशियो सुपर 30 भी रेशियो का दिया, रेशियो असाइनमेंट से भी दिए हैं। क्या बताए? हारों के एलसीएम से सभी राशि में गुना। यहाँ 2 बचा, इधर कुछ नहीं बचा, तो एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ तो 1 ही हो जाएगा। ये 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 2 2 दूनी 4 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि निवेश का रेशियो ये वाला और लाभ का रेशियो ये वाला दिया हुआ है, तो समय बराबर हो जाएगा लाभ बटा पूंजी। तो हो गया अवधि का रेशियो, समय अवधि का रेशियो 1 6 4। ऑप्शन से मिला लो भाइयों, 1 6 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही आसान है। 5 विषयों में से प्रथम 3, ये 5 गो टोटल है, जिसमें से प्रथम 3 विषयों में राकेश का औसत 79 है तथा अंतिम 3 विषय में उसका औसत क्या है? 86 है। और तीसरे विषय जो है, जो तीसरे विषय है उसमें इसका प्राप्तांक जो है क्या है? 80 है। तो बोल क्या रहा है? 5 विषयों में उसके औसत, एकदम सीधा ठेठ, मोटा दिमाग लगाते हैं, खाटी मेथड सबसे अच्छा। प्रथम 3 का औसत है 79, तो योगफल होती है 27 के साथ, बचा 2 7 21 2 23 प्लस 6 18 के 8 बचा 1 8 24 1 25। ये दोनों जोड़ेंगे ना तो ये प्रथम 3 और अंतिम 3, मतलब जो तीसरा है वो 2 बार रिपीट हो गया, इसी को ओवरलैप बोलते हैं। तब बोलिए कि सर तीसरा 2 बार रिपीट हो गया, तीसरा का देल है ये, तो 80 घटा देंगे तो एक बार तीसरा घट जाएगा, तो 5 का योगफल बच जाएगा। तो कर दीजिए 7 और 8 15,
15, 15 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 5 बचा 1, 3 और 5 8 है 1 9, 9 में से 8 घटेगा 1, 2 और 2 4, 415। ये पांचों का योगफल निकल गया। समझ में आया ना कैसे किए? प्रथम 3 का योगफल, अंतिम 3 का योगफल। तो जो तीसरा है ना वो दोबारा आ गया है, तो तीसरा दिल है ये, तो एक बार घटा दी, चूंकि पांचों में है के बार में रहना चाहिए तीसरा। तो ये जो निकल गया पांचों का योगफल, 5 से भागा दीजिए, औसत निकल गया। यही तो पूछ रहा है कि पांचों विषय का औसत क्या है। तो बोले सर 8 5 40 और बच गया 1, तो 5 या 15 83 हो गया। कमाल करते हैं, कितना आसान से आ गया। ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, तीसरा नंबर मजेदार क्वेश्चन। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक दर से 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी। चुटकियों में बनाना आपको सिखाए थे। सुपर 20 SI करके भी मैंने बनाया है, और SI का तो अपने असाइनमेंट से भी धुआं कर चुके हैं हम। तो कम से कम सुपर 20 भी देखिएगा तो चैप्टर का निचोड़ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्ष में स्वयं की दुगनी। दुगनी मतलब आप समझते हैं, मूलधन 1 मिश्रधन 2, 1 से 2 हो गया, मतलब ब्याज क्या हुआ। तो बोले सर 1 ब्याज हुआ कई वर्षों में, 15 वर्ष में। तब बोल रहा है क्या 15 वर्ष में स्वयं की दुगनी, तो समान साधारण ब्याज से कितने वर्षों में 5 गुनी। तब 5 गुनी मतलब मिश्रधन होना चाहिए कितना 5। तो बोले सर मिश्रधन 5 मतलब ब्याज हो जाएगा 4। ब्याज कितना हो जाएगा 4। तो साधारण ब्याज का एक ही तो खासियत है, प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज बढ़ता है। तो एक ब्याज बढ़ने में ही 15 वर्ष ले रहा है। दुगनी मतलब कई ब्याज, एक ब्याज 15 वर्ष, तो 5 गुनी मतलब कई ब्याज, 4 ब्याज। तो इसलिए 4 ब्याज बढ़ने में यानी 5 गुनी होने में 15 चौका 60 वर्ष। टकाटक आंसर आ गया, मतलब बिना लिखे आ सकता। बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी दिया हूं। फिर से दुगनी मतलब कोई भी राशि अपने आप में एक रहता है, मिश्रधन 2 तो एक ब्याज होने में 15 वर्ष। तो 5 गुनी मतलब 4 ब्याज, तो एक ब्याज में 15 वर्ष, तो 4 ब्याज में 15 चौक 60 वर्ष, एकदम उंगलियों पे। तो यहां पर 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रमेश एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। वाह, क्या कमाल का टाइप है आपका प्रॉफिट लॉस का। हालांकि जो मैंने प्रॉफिट लॉस का 10 का दम करके बनाया है ना 2 पार्ट्स, उसमें इसको मैंने इंक्लूड किया है। बड़ा ही मजेदार टाइप है, हमारे असाइनमेंट में स्पेशल एक टाइप है। रमेश एक वस्तु 5% की हानि पर बेचता है। सिर्फ इतना यदि आप पढ़े तो आप जरूर लिख सकते हैं कि सर क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 95, क्योंकि 5% हानि पर मतलब कि 5 घट गया। तो ये पहला विक्रय मूल्य है। अब यहां से अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि 30% कम मूल्य में खरीदता और 38.5 रुपया कम में बेचता तो उसका लाभ 20% होता। तो यहां पर एक विक्रय मूल्य और बन रहा है। वो विक्रय मूल्य क्या, खरीदा है 100 में, चूंकि क्रय मूल्य 100 है, लेकिन बोल रहा है 30% कम में खरीदता। तो बोले सर 70, तो इसकी तुलना 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य कोई रहे अपने आप में 100%, और इतना कम में बेचता तो निश्चित राशि इसको रह दीजिए, तो 20% लाभ होता है 120 से। पहला विक्रय मूल्य तो डायरेक्ट हो गया कि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा है, तो क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 95। उसके बाद अनुमान लगा रहा है कि यदि 30% कम में खरीदता होता, मतलब 100 के जगह 70 में खरीदता, तो ये भी अपने आप में क्रय मूल्य है 100 से, अब 20% लाभ पर बेचता 120 से। तो यहाँ पे काट देते हैं 2 सुना 2 सुना और 12 सते 84। तो यहाँ पर बोल रहा है 38.5 का, 38.5 कम में बेचता, मतलब पहला विक्रय मूल्य की तुलना में दूसरा विक्रय मूल्य 38.5 रुपया कम, और रेशियो में 95 से हो गया 84। तो बोले सर 11 कम, देख लीजिए घटा के देखिए ना 11 कम। तो कम की तुलना कम से निकालना क्या है भाई, क्रय मूल्य निकालना है। तो 100 से कौन बड़ा बात हो गया। ये एक अंक के बाद दशमलव जो है 1 शून्य कट गया, 11 से काटेंगे 11 तिया 33, बच गया 5, 11 5 55, 35 गुना 10 करेंगे 350 टका टक आ गया क्रय मूल्य आराम से 350, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही मजेदार है। यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होता है, कितना दिया हुआ है 11:10। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है छूट का प्रतिशत। आप जानते हैं जैसे लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है, उसी प्रकार से छूट की गणना अंकित मूल्य पर होता है। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो राशि आता है वो विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य 11 है, अब विक्रय मूल्य 10, यानी छूट कितना हुआ। तो बोले सर छूट हो गया 1, तो छूट प्रतिशत पूछ रहा है, तो 1/11 गुना 100। तो 11 से भागा देंगे तो ये 9.1/11% हो सकता है। यदि दशमलव में इसको देखा जाए
तो 9.09% हो सकता है। क्लियर? 9.09%। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, कमाल का क्वेश्चन। √42 का निकटतम मान दिया हुआ 6.480, ये दिया हुआ √42 का। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि बताओ √6/7 यदि रहे तो इसका निकटतम मान क्या होगा। बोले सर 42 है, तो इसको 42 बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे 7 से गुना कर देते हैं। तो ये √6 = 42 और नीचे हो जाएगा 49। बोलिए सर ऊपर तो √42 और नीचे 49 बाहर निकल सकता है 7। 42 का निकटतम मान है 6.480/7 कर देते हैं। अब 7 से इसको भागा देंगे, 0.6 पर 4 64, तो 9 7 63, बचा कितना 1, तो 18, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 4, तो 7 5 35। अब इसी रूप में कुछ ना कुछ दिया होगा, 0.925 दिया है, 925 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका निकटतम मान। कुछ नहीं, जैसे ही देखे √42 का निकटतम मान, यहाँ 6/7 दिखा तो लगा कि 42 उसको बनाया जा सकता है। ऊपर नीचे 7 से, नीचे से 7 बाहर भी निकल गया, ऊपर 42 मान रख दिए, काट दिए, निकटतम हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होना चाहिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा मजेदार है। बोल रहा है रॉबिन एक कार्य को 10 घंटे में कर सकता है, प्रदीप तथा रॉबिन मिलकर 4 घंटे में। मतलब रॉबिन अकेले करेगा तो 10 घंटे में, प्रदीप और रॉबिन मिल गया भाई तो 4 घंटे में। निश्चित है 2 आदमी मिल गया तो समय कम लगेगा, 4 घंटे में। प्रदीप तथा नितिन मिलकर, सोचिए अब प्रदीप प्लस अब नितिन आ गया, एक घंटे में। प्रदीप तथा नितिन मिलकर उसी काम को 5 घंटे में। क्या घंटे में? 5 घंटे में। तो बोल रहा है नितिन अकेला उसी काम को। बोले सर सबसे पहले क्षमता निकालिए, क्योंकि टाइम वर्क तो बड़ा ही बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़े, 1/10, 1/4, 1/5, चूंकि समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता। लेकिन भिन्न के रूप में जब आ गया तो हर कैल्शियम से गुना, तो सबसे अच्छा 10, 4, 5 कैल्शियम कितना होगा? तो 20, तो 10 दूनी 20, 4 5 20 और 5 चौका 20। किसी एक को लेके चलेंगे 20। लेकिन किसका पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि जब नितिन अकेले करेगा, नितिन अकेला उस काम को कितने घंटे, तो नितिन का क्षमता चाहिए। तो बोलिए कि सर ये कौन है? रॉबिन। तो रॉबिन का 2 है, और यहाँ पे प्रदीप और रॉबिन है 5, जिसमें रॉबिन 2 है तो प्रदीप 3 होगा। प्रदीप और नितिन है तो प्रदीप का यहाँ से 3 निकला, अब दोनों है 4 तो नितिन का 1 होगा। तो यहाँ काम 20 है। अब बोल रहा है नितिन अकेले, तो नितिन का क्षमता कितना आया है? 1, तो 1 के क्षमता से कौची घंटा है या दिन है? तो बोल रहा है कि घंटा, तो टी, तो टी बराबर कई घंटे? 20 घंटे। यानी नितिन अकेला करेगा तो कई घंटे में कर देगा? 20 घंटे में कर देगा। ऑप्शन मिला लो, 20 घंटे दिया हुआ जी, ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ हमें नितिन का चाहिए था क्या? क्षमता। और क्षमता जो होता है समय के उल्टा, तीनों जो दिया हुआ है इसका क्षमता निकाल लिए। रॉबिन का अकेले 2 है, प्रदीप रॉबिन 5 है, जिसमें रॉबिन 2 तो प्रदीप 3, प्रदीप नितिन 4 है, जिसमें प्रदीप 3 यहाँ से निकला तो नितिन 1 के क्षमता से टी, डी, एक्स, वाई कुछ भी दीजिए, सीधा टी का मान निकल गया 20 घंटे। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, क्वेश्चन नंबर 8, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन। ये सिर्फ देखने में कहानी जैसा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम अपने असाइनमेंट जो टाइम डिस्टेंस से करवाएं उसमें 4-5 क्वेश्चन इंक्लूड किए। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए बड़ा ही मजे से बताते हैं। 2 रेलगाड़ियां एम तथा एन स्टेशन से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां क्रमशः 54 किलोमीटर, मान ली एक एम स्टेशन है, एन स्टेशन है, 54 किलोमीटर 63 किलोमीटर से एक दूसरे की ओर चलती है, एक दूसरे की ओर चल रही है। एगो चल रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो 63 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में चाल जुटता है, समान दिशा में चाल घटता है, ये आप पहले से जान रहे हो। अब यहाँ पे कह रहा है क्या? जब एक दूसरे से मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली की अपेक्षा 100 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। स्वाभाविक है, जिसका चाल रहेगा वो अधिक चलवे करेगा। दोनों एक बार चला, इसका चाल है 54, इसका चाल है 63, तो कितना के अंतर है? तो बोलिए सर 9 किलोमीटर प्रति घंटा के। जब दोनों एक दूसरे से मिलता है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली से 100 किलोमीटर अधिक, तो बोलिए सर इसका चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 54, 1 घंटा में 63, तो 1 घंटा में 9 अधिक चल रहा है। तो 100 अधिक चलने के लिए कितना घंटा? 100 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कितना घंटा? तो बोलिए सर 1 घंटा में 9 अधिक, तो 100 किलोमीटर अधिक चलने के लिए 100/9 घंटे।
यानी निश्चित है दोनों मिला होगा 100/9 घंटे में, दोनों मिला होगा 100/9 घंटे में। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, mn के बीच की दूरी, mn के बीच की दूरी। तो बोलिए सर कौन बड़ा बात बोल दिया, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। और चाल तो आप जानते हैं विपरीत दिशा चाल जुटेगा, जुटेगा तो 54 नहीं 63, तो 4 और 3 7 और 6 और 5 11, यानी 117 गुना, ये तो 117 चाल हो गया। और समय तो बोलिए कि 100/9 घंटा, 100/9 घंटा, क्योंकि 1 घंटा में 9 किलोमीटर अधिक, तो 100 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कई घंटा, क्योंकि जब मिला तभी तो 100 किलोमीटर अधिक हुआ है दूसरा वाला, तो 100/9 घंटा मतलब इतना देरी में दोनों मिला मतलब दूरी तय हो गया। तो यही तो दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल जुटेगा समय 100/9, 100/9, 9 से ही कटेगा 13 9 117, 13 गुना 100, 1300 किलोमीटर होगा दोनों के स्थानों के बीच की दूरी, 1300 किलोमीटर। टकाटक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकदम दोहराने लायक कतई जहर क्वेश्चन है, जरूर दोहराते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निपटाते हैं 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12, 9 10 11 12, ये दंडालेख है, कभी पाई चार्ट रहता है तो कभी दंडालेख। डीआई का ही भाग है, डीआई में 4 प्रकार के होते हैं, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, टेबुलेशन हो गया। ये सभी का यूथ वाला सॉल्यूशन मैं दे चुका हूं, आप यूथ का डेमो वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, बड़ा ही मजेदार तरीके से दिया हूं। यहाँ पे देखिए क्या रहा है, एक ग्राफ दिया हुआ है, पूरा क्लियर किया हुआ है कि यह बार ग्राफ से एक कंपनी के विभिन्न विभागों की वार्षिक बिक्री को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। वार्षिक बिक्री लाख रुपया में दिया हुआ है, जैसे ए का वार्षिक बिक्री है 500 लाख रुपया, बी का 600 लाख रुपया, सी का 50, डी का 550, ई का 150, एफ का 350, जी का 300। क्लियर दिख रहा है? फटाफट आइए क्वेश्चन आंसर मारते हैं। किस विभाग की दूसरी उच्चतम वार्षिक बिक्री है? बोलिए सर किस विभाग की दूसरी उच्चतम है? तो सबसे ऊंचा दिख रहा है बी वाला का 600, उससे जस्ट नीचा जो होगा वही ना दूसरी वार्षिक उच्चतम हो जाएगा, तो बोलिए कि सर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए डी विभाग, और डी विभाग ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो हम लोग का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 निपटाते हैं। करा विभाग बी और विभाग एफ के वार्षिक बिक्री का अनुपात क्या होगा? तो बोलिए सर बी वाला है 600, 600 लिख देते हैं, और एफ वाला है 350, 350 लिख देते हैं। काटेंगे 0 से 0, 5 से 12 5 60, 7 5 35, 12:7। टकाटक आंसर मिला लो, 12:7 है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 10 के बाद। विभाग एफ की वार्षिक बिक्री विभाग ए की तुलना में कितना प्रतिशत से कम है? विभाग एफ जो है ए की तुलना में कितना % कम है? तो बोलिए सर ए की तुलना में, पहली बात तो ए को हम लिख देते हैं 500 है, अब विभाग एफ कितना है 350 है, तो बोल रहा है विभाग एफ की वार्षिक बिक्री विभाग ए की तुलना में, तो ए की तुलना में तो ए को नीचे रखेंगे, कितना कम है? तो बोले सर 150% निकालना है 100 से, काट दीजिए 2 शून्य 2 शून्य 3 5 150, यानी कै % कम होना चाहिए? 30%। मिलाइए ऑप्शन 30% है ऑप्शन नंबर बी, तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। निपटा दिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी निपटा देते हैं। अगर कंपनी में केवल 7 विभाग हों, जैसे यही जी जो दिया हुआ जी तक ABCDEFG 7 विभाग है, तो कंपनी की वार्षिक लाभ क्या है लाख रुपये में? यदि वार्षिक लाभ कंपनी की कुल वार्षिक बिक्री का 10% हो। बोला वार्षिक लाभ क्या है यदि कुल वार्षिक बिक्री का 10%, तो बोले सर दिक्कत क्या है? 7 को जोड़ के उसका 10% निकाल देते हैं। 500 600 1100 अब 50, तो 1150 हो गया। 1150 और 550, तो बोले सर 1150 में 550 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना? तो बोले सर 1150 में 550 जोड़ेंगे तो 1700 हो जाएगा, हो जाएगा ना 1700। 1700 में फिर हम लोग 150 जोड़ देंगे, तो 150 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1850। 1850 में 350 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर 18 1 19 और 3 2200, 22 और 3 2500, तो टोटल हो गया 2500। इसका 10% हम लोग निकालेंगे, क्योंकि टोटल बिक्री का 10% से 2 शून्य खत्म, यानी 250 लाख, यही हम लोग का लाभ हो जाएगा। 250 लाख ऑप्शन नंबर ए। टोटल जोड़ के 10% निकालना था, क्योंकि यही बोल रहा था टकाटक। तो बड़ा इजी डीआई होता है यार, होता है क्या
ये परसेंटेज होता है, रेशियो होता है, बाकी जोड़ घटा होता है और कुछ नहीं होता है। कभी कभी औसत भी निकालना रहता है कि सातों का औसत क्या होगा, औसत बिक्री क्या होगा, तो औसत बड़ा योगफल बटा संख्या, और डीआई एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं, बस समझना होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हम लोग का कहाँ तक, 12 तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 13। तो आपके लिए ऑफर धमाका रह गया, क्योंकि इसमें एक आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और निकालना है क्षेत्रफल। ये तो आपका बाल बच्चा निकाल देगा, आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 भी आप निपटा सकते हो। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 है, इसकी परिधि क्या होगी? बोले सर परिधि 2πr होता है, लेकिन परिधि के लिए त्रिज्या चाहिए। यहाँ दिया हुआ है क्षेत्रफल 38.5, क्षेत्रफल होता है πr² बराबर 38.5, पाई का मान 22/7 बराबर 38.5। पॉइंट काटेंगे नीचे, कितना होगा 10, काट देते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 से 7 5 35, 3 बच गया, 7 5 35। काटना क्या था, सीधे 77/2 भी हम लिख सकते थे। चलो अब क्या करें, तो बोलिए कि सर ऐसा करते हैं ना, 11 से 11 दूनी 22 और 11 सते 77, यहाँ r² रहेगा, πr² है ना, तो ये तो रहेगा ही। ठीक है, आप जरा देखिए, हमें तो r चाहिए हर हाल में, तो करना क्या है, तो बोले सर तिरछा गुना करेंगे, तो r² बराबर 7 उधर जाके गुना होगा 7 7 49, आई 2 जो है नीचे गुना होगा तो 2 दूनी 4। कैलकुलेशन को समझना है भाई, तो r बराबर हो जाएगा 7/2, क्योंकि r² 49/4, तो r 7/2। वैसे भी मैंने आपको बताया है कितना बार कि त्रिज्या 7 तो परिधि 44 होता है, और क्षेत्रफल होता है कितना, तो क्षेत्रफल होता है 154। तो जब त्रिज्या आधा हो जाएगा, परिधि आधा तो त्रिज्या भी आधा, और क्षेत्रफल 1/4 होता है, तो ऐसे भी 154 का 1/4। खैर वो तो बात की बात है, हम लोग फार्मूला लगा के निकाल ही लिए, त्रिज्या 7/2। जब त्रिज्या 7/2 तो परिधि कितना, तो परिधि होता है 2πr, 2πr, 2π का मान 22/7, r का मान 7/2। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, आप इसको समझ सकते हैं। काटिए छाटिए, आंसर आपको दिख ही रहा होगा, आंसर आपको मिला लेना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 पहुंच गए, बड़ा ही मजेदार है। कह रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास। तो बोलिए कि सर जी व्यास जैसे ही बोला 42 सेंटीमीटर, माइंड में आया त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास क्या था, तो 42 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल। बेलन इस प्रकार का होता है, इमेज आपके माइंड में आया होगा। ये ऊंचाई है, यही ना है, कितना है, तो बोले सर ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, व्यास आप बोले हैं 42, तो त्रिज्या इसका हो जाएगा 21। पूछ रहा है क्या, क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल, तो यहां पे बोल रहा है वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2πrh, 2πrh मान रख दीजिए। 2π के रूप में दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो पाई का मान 22/7, r का मान 21 और h का मान 14। कैलकुलेशन तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि जितना कैलकुलेशन आप करिएगा आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके सेहत के लिए, मतलब जो मैथ के दृष्टि से सेहत होता है, जो स्पीड होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, उसके दृष्टि से सही रहेगा। इसको कैलकुलेशन करिए, ऑप्शन से आपको आंसर मिलाना है, कमेंट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 16 एडवांस मैथ का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 15 खत्म कर दिया, अब 16 देखते हैं। इससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि ये हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप प्ले स्टोर पे आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस लिखिए, आ जाएगा, इंस्टॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जरूर इंस्टॉल करके विजिट करें। उस पर आगे चल के बहुत कुछ डेमो और पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा सहयोग राशि के रूप में अमाउंट देके आप सिलसिलेवार ढंग से वहां से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बेस्ट कंटेंट मैं सजा के देने का प्रयास किया हूं, जहां से आप नियमित रूप से तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन की ओर परफेक्ट रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर एक बार विजिट करिएगा। देखते हैं 16 नंबर, कह रहा है त्रिभुज DEF में E पर समकोण है। बड़ा ही मजेदार है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। त्रिभुज DEF E पर समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। यदि F 45 है तो बोले सर E 45 तो यह 45, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो बोल रहा है तो अभी बताइए कि कौशेक D -1/√3 का मान क्या होगा। बोले सर कौन बड़ा बात बोल दिए, कौशेक D के मतलब हो गया कौशेक, जब F 45 तो D भी तो 45, तो कौशेक 45 -1/√3।
अब सोचिए साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो कोसेक 45 उसका उल्टा √2 होगा, तो इसका मान हो जाएगा √2 - 1/√3। अब आंसर क्या ऐसे ही दिया है, √2 - 1/√3 दिया है, नहीं दिया है, तो ये क्या किया है, तो ये √3 कॉमन लेगा, तो √3 गुना मतलब एलसीएम लेगा, तो √3 गुना √2 √6 - 1। अब क्या ऐसे ही आंसर दिया है, हाँ तो दिया, ये पूरे को लिख दिया ऐसे √6 - 1 और बटा में √3। कमाल हो गया, √6 - 1 बटा में √3 दर्शाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 17 भी 16 के जैसा ही है, ट्रिगोनोमेट्री से। त्रिभुज DEF में E पर समकोण है, चलो बढ़िया है जी, DEF में E भी E पर समकोण दे दिया है। यदि tan D 4/3 है, हम सभी जानते हैं tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब 4 आधार 3 तो कर्ण 5 होगा, कोई नहीं रोक सकता, पाइथागोरस याद होगा 3 4 5। और ट्रिगोनोमेट्री बेसिक से स्टार्ट कर दिया हूं अपने असाइनमेंट से, बिल्कुल एडवांस मैथ का बेहतरीन तैयारी होगा, मात्र 1999 पेड करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी एडवांस का मैराथन क्लास बनाया, वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, और सेट में बार बार मिलते रहेगा, तो प्रैक्टिस होते होते अपने आप पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे बोले सर कर्ण तो 5 हो गया, लंब 4 है तो 4E होगा, क्योंकि यहाँ पर कोण D लगा हुआ है और D के लिए उसके सामने वाला लंब होता है, तो यहाँ पे लंब 4 तो E वाला एगो बच गया जो आधार हो जाए, क्योंकि जिस कोण के बारे में चर्चा किया जाए उसके सामने वाला लंब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लंब बटा आधार tan का होता है, यहाँ लंब 4 है तो D के लिए है तो लंब E वाला होगा, आधार ही, कर्ण तो 5 हो ही जाएगा। तो पूछ रहा है tan F, तो tan F बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना, तो बोले सर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का F के लिए लंब हो जाएगा 3, तो 3/4, हम लोग का आंसर हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। हमारे कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी काम को 15 दिनों में, दोनों मिलकर करे तो 4 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत होगा। मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट में घुमा दिया, लेकिन क्या करेगा, देखिए हम लोग आराम से बना सकते हैं। हमारे काम को 30 दिनों में कर सकता है, 30 दिन में, और रमन जो है उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो दो गो में तो क्षमता निकालना आसान होता है, 15 इधर 30 इधर, उलट गया, 15 का 15, 15 दूनी 30, काम किसी एक को लेकर चलिए 30 होगा, एक का क्षमता से 30 से कहें 30, दो के क्षमता से 15 दूनी 30 हो गया, काम 30 है। लेकिन बोल रहा है दोनों ने मिलकर 4 दिन किया, तो बोले सर दोनों मिला तो एक का क्षमता 1 है, एक 2 है, तो 3 के क्षमता से 4, यानी कि काम कितना किया 12। तो यही पूछ रहा है कि दोनों ने मिलकर 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत, कुल कार्य का, तो कुल कार्य हो गया 30, नीचे किया कितना 12, परसेंट निकालना है 100 से, काटिए 1 शून्य से 1 शून्य, 3 चौका 12, 4 दहें के 40%, यानी कि दोनों मिलकर पूरे कार्य का 40% निपटा दिया। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। एक एक क्वेश्चन कमाल का है जी। कहता है एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई, हम सभी जानते हैं समलंब के बारे में, समलंब में 2 भुजाएं समानांतर होती है, 2 भुजाएं असमानांतर। बारीकी से आपको ज्योमेट्री का भी मैराथन में बताया है और मेंसुरेशन के मैराथन में भी। यदि सभी क्लास जो बच्चे हमारे देखते जा रहे हैं उनका मैथ एकदम स्ट्रांग होगा, आप भरोसा करके देखते तो चलिए। 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 21, तो नीचे वाला 21 सेंटीमीटर रखते हैं, छोटा वाला 9 सेंटीमीटर है। यदि इनकी ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, यही तो ऊंचाई होता है 10 सेंटीमीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल, बोले सर ये भी कोई क्वेश्चन है, क्षेत्रफल बराबर तो याद ही है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, तो 21 + 9 और गुना ऊंचाई कितना 10, यही तो कमाल है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब काटने छाटे माहिर हो भाई, हम क्या काटें, अब खुद ही काट लोगे। क्लियर है, आंसर मिला लेना है। आंसर हो सके तो कमेंट करिए ताकि हमें लगे कि बच्चे एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। मजा है, 3 को छूट है, 20% है, फिर एक 10% है और फिर एक बोल रहा है 30% है। तो बोल रहा है जब तीनों क्रमिक छूट है तो इसका एक छूट क्या होगा, एक निबल छूट क्या होगा, मतलब एकल बट्टा। तो बोले सर ये दोनों का तो 28 हो जाता है, क्योंकि छूट होता है x + y - xy/100। तो 20 और 10 30 और माइनस 20 का 10% तो ये ना होगा, आप निकालिए ना, 20 × 10/100, तो ये तो 28% हो गया। अभी दोनों का निकलेगा x + y यानी 28 + 30 माइनस 28 × 30/100, 1 शून्य से 1 शून्य
28 और 30 58 माइनस 28 या 84/10 यानी 8.4। 58 में से यदि 8 घट रहा तो 50, लेकिन 0.4 और घट रहा है तो 49.6% होना चाहिए। कमाल करते हैं, कैलकुलेशन बढ़ेगा। आप लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और ये प्रैक्टिस सेट रेगुलर चलता रहे। इसके लिए कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से आपका मोटिवेशन हमारे लिए जरूरी है और लगातार ताबड़तोड़ शेयर करें, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि टारगेट पूरा हुआ 100 के तो लगातार आपको मिलेगा लाइव क्लास। क्योंकि देखिए, जब मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास देता हूं तो ज्यादा समय लग जाता है। इतना देर में मैं 3 क्लास दे सकता हूं, ताबड़तोड़ अधिक से अधिक सॉल्यूशन दे सकता हूं, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा। सो प्लीज जम के शेयर करें, एक बच्चे भी वंचित नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 बीबीआई कमाल का क्वेश्चन, सुपर 30 रेशियो बताएं। उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है, इस प्रकार के क्वेश्चन को। 3 समान क्षमता की बोतल, पहली, दूसरी, तीसरी। समान क्षमता की बोतल जैसी बोला, सभी का क्षमता 1 मान लिए, जिसमें दूध पानी का मिश्रण का रेशियो है, पहला में 5:7, दूसरा में मिल्क और वाटर है 7:9, तीसरा में मिल्क और वाटर है 2:1। अब ये बोल रहा है कि इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाए। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत, तो पहले दूध पानी का रेशियो निकाल लीजिए, तब है ना। पहला में दूध है 5, कितना में 12 में, चूंकि 5 7 12 तो 5/12। दूसरा में कितना है 7, कितना में 16 में। तीसरा में कितना है 2, कितना में 3 में। दूध निकाल लिए, दूध निकाल लिए जी। अब इसमें पानी निकाल लेते हैं। तो बोलिए सर ऐसा करते हैं ना, चूंकि तीनों तो समान हैं, तो 1 बोतल का आयतन 1, तो 3 बोतल का आयतन 3। 3 में ही जो दूध को घटा देंगे ना, तब हम लोग को जो बचेगा वो पानी ही ना होगा, दूध पानी का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ 2 चीज़ सिखा रहे हैं, एक तो रेशियो निकालना, फिर परसेंटेज भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम 16, 12, 3 का एलसीएम हो जाएगा 48। 48 में 12 से बढ़ चुका 48, 4 5 20, याद रखिए 20। 48 में 16 से 3 बार में 7 21, 21 और 20 41। 48 में 3 से 16 दूनी 32, 32 और 41, 32 और 41 जोड़िए 73 होगा। 73/48, 73/48, 48 तिया, तो बोले सर ये तो हो जाएगा हम लोग का 8 तिया 24 के 4 बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो 144। 144 में 73 घटाइए, 144 में 73 घटाओगे ना तो आएगा 71 और बटा 48। 48 और 48 कट गया। यदि पूछता कि नए बोतल में दूध पानी का अनुपात, तो 73:71। कमाल है। लेकिन पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत। तो बोलिए सर नया मिश्रण में दूध का प्रतिशत, दूध का प्रतिशत, तो बोले सर दूध का प्रतिशत मिल्क और वाटर का ही रेशियो निकला है। मिल्क है 73, तो 73 ऊपर, प्रतिशत की गणना टोटल मिश्रण पर होता है, तो 73 और 71 जोड़िए तो 144, नीचे परसेंट निकालना है 100 से। देखिए कमाल का लेंदी कैलकुलेशन दिया है। काटिए, बोले सर 25 चौका 100 और 36 चौका 144। अब इसको क्या करें, 36 दूनी तो वैसे 72 होता है, लेकिन ये है 73, तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 50 से तो ऊपर होना चाहिए। 50 से ऊपर होना चाहिए, तो लगभग में आंसर मार सकते हैं आप, या तो फिर गुना करके कर सकते हैं। जैसे कि 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 लगभग में, और 25 दूनी 50 होना चाहिए। 50 से जस्ट ऊपर कौन आ रहा है, तो बोले सर 50 से जस्ट ऊपर 50.7 है, तो मार दीजिए ना। ज्यादा ऊपर तो नहीं होगा क्योंकि 2.0 समथिंग होगा, तो एक ही को आ रहा है ऐसा, 50.7 इससे एक ऊपर आ ही रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 50.7%, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन को लेंदी किया और कुछ है नहीं, आराम से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। कभी कभी सिर्फ इतने पूछेगा, दूध का प्रतिशत, दूध ऊपर, टोटल नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, तो ये लगभग में आ गया इतना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 बीबीआई क्वेश्चन, एवरेज का मजेदार क्वेश्चन है। बारीकी से मैं इसको बेसिकली बताऊंगा और ट्रिकली भी बताऊंगा। पहले भाई बेसिक बताता हूं। वैसे मैंने अपने असाइनमेंट में ऐसा 3-4 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, और एसएससी में तो जरूर पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपया खर्च किया, तो ये तो अनपढ़ ही बता देगा। 7 गो में से प्रत्येक ने 14 रुपया, तो 1498 खर्चा हो गया। कहता है एक 8वां मित्र है जो 8 के औसत से 21, तो बोले सर 8 का औसत जानने के लिए 7 का 8वां का भी जानना चाहिए, तबे ना
औसत बार और योगफल बटा संख्या होता है। तो बोले सर आठवां जो है आठों के औसत से 21 अधिक, तो हम आठवां को x मान लेते हैं। आठवां जो है आठों के औसत से 21 अधिक, तो बोलिए कि सर आठों का औसत कितना होगा, आठों का औसत मतलब सभी का औसत, तो औसत बड़ा होता है योगफल बटा संख्या। तो 7 गो का योगफल तो 98, आठवां 1 सही, आठों का योगफल में 8 से भाग दिए तो ये आठों का औसत निकला। इससे 21 अधिक है कौन, आठवां। तो बोलिए सर आठवां तो हम 1 से ना माने हैं, यानी आठों के औसत में 21 जोड़ेंगे तो आठवां आ जाएगा। ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ और ट्रिकली भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बटा में 1 है, ये 8 एलसीएम लेंगे तो ये 8 तिरछा उधर गुना हो जाएगा, तो 98 प्लस x प्लस ये 8 इसमें भी 21 168 बराबर 8x। 8x में x जाके घटेगा भैया, बचेगा 7x। 168 है 198 जोड़िए, 8 8 16 के 6 बचा कितना 1, 9 6 15 116 के 6 बचा 1 है 1 266, 7 से 7 21 5 तो 7 8 56 38। यहाँ डबलिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि पूछेगा कि आठवां ने कितना खर्च किया 38, क्योंकि आठवां को आप x माने, x का माना है 38, तो आठवां ने कितना खर्च किया तो 38। पूछ रहा है टोटल खर्च कितना हुआ, तो बोलिए सर टोटल खर्च पहले सातों मिलके 14 रुपया, 14 7 98 प्लस 38 जोड़ देंगे, हो गया 136। आंसर मिला लीजिए, यहाँ दोनों चीज क्लियर हो गया। आठवां ने कितना खर्च किया 38, दोनों ने कितना मतलब कुल मिला के खर्च कितना हुआ 136। अब इसका हॉट ट्रिक भी मैं बता दूं, बड़ा ही ध्यान से समझ, बड़ा ही मजेदार है। देख लो क्या बोल रहा है कि 7 मित्र ने 14 रुपया खर्च किया, तो 14 7 98 हो गए, 98 14 7 98। अब यहाँ पे बोल रहा है आठवां जो है आठों के औसत से 21 ज्यादा था, इसमें 21 जोड़ेंगे और 7 से भाग देंगे तो जो औसत आ जाएगा सबका औसत हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा था वो इसमें ऐड कर दिया तो बैलेंस हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर इसको जोड़ेंगे तो 119 बटा 7, 17 7 119, तो ये जो 17 हुआ सबका निकल गया। यहाँ 8 मित्र है तो 17 8 136। एक तरीका ये हुआ जब टोटल निकालना हो तो, लेकिन ये बेसिक तरीका हुआ 7 गो का 14 7 98, आठवां का x मान लिए, आठों का औसत निकालना है तो 7 गो का योग प्लस आठवां बटा 8, इससे 21 अधिक है आठवां, लेफ्ट राइट के x का मान 38, 7 को 14 14 14 7 98 और 38 136। ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए, आपकी मर्जी। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया था, इसको दोहराना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 136 आंसर हुआ क्योंकि कुल राशि पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23। एक संख्या 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26। 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26, बड़ा मजेदार है। बोल रहा है फिर से इधर लिखता हूँ, 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल थोड़ा इधर लिख देता हूँ। शेषफल कितना बच रहा है 26। तो अब बोल रहा है क्या कि उसी संख्या को जब उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, तो कभी भी इस प्रकार के शेषफल पर में भी मैंने पढ़ाया है, फंडामेंटल वाला प्लेलिस्ट में देखिएगा, बहुत पहले पढ़ाया था। 63 से विभाजित कर रहे हैं 26, तो 3 से विभाजित उसी संख्या में करने बोले तो शेषफल में 3 से भागा दे दीजिए। देखिए किसी एक संख्या से भागा देके जब शेषफल प्राप्त हो और दूसरा भाजक से पुनः भाग देके शेषफल ज्ञात करना हो तो जो शेष बच रहा है उसी में 3 से भागा देंगे, 8 या 24, शेष बच गया 2। यही हम लोग का आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी। फिर से 63 से भाग देने तो 26, अब उसी संख्या में 3 से भाग देना हो तो डायरेक्ट 26 में 3 से भागा देंगे, 8 या 24, बच गया कितना 2। तो यहाँ पे 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 24 कमाल का क्वेश्चन है। भाट का मान निकालना है 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू डॉट 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 इंटू 1 - 1/n बराबर भाट। तो यही भाट का मान निकालना है। दिक्कत क्या भाई, बट हम कुछ नहीं तो 1 2 का 2 में से 1 गया 1/2 गुणा 3 का 3 में से 1 गया 2/3 गुणा 4 का 4 में से 1 गया 3/4 1/2 2/3 3/4, तो निश्चित है आगे आएगा 4/5। उसी प्रकार से गुना होते होते डॉट n - 1/n। जरा गौर करिए, गुना है ऊपर नीचे कटेगा, देखिए ऐसे कट रहा है, 2 से 2 3 से 3, तो यहाँ पर 4 से 4 कटेगा, 5 से 5, ऐसे करते करते ऊपर नीचे कट जाएगा, बच जाएगा इधर वाला 1 इधर वाला n। हम लोग का आंसर हो गया 1/n। टकाटक आंसर आ गया 1/n, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 अलजेब्रा का वीवीआई क्वेश्चन। देखिए
सेट में लगभग टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड हो जाता है, लगभग सभी चैप्टर का और एडवांस का भी लगभग 10 क्वेश्चन। तो ये सेट लगातार जारी रहना चाहिए। इसके लिए जम के शेयर करें, जितना तेज से बच्चे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगी और हमें लगा कि नहीं और बच्चों को देना चाहिए, इसलिए जम के शेयर करें, एक भी वंचित ना रहे। कह रहा है क्या, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है अलजेब्रा का। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तब पूछ रहा है हम लोग से कि y पर पावर 15 प्लस x पर पावर 5 और बटा z पर पावर 14। बोले सर बड़का बड़का पावर है, कोई बात नहीं, हम लोग मान निकाल लेंगे। देखो कितना अच्छा से निकलेगा ये। पहली बात तो यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम 2y स्क्वायर लिख देते हैं प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 4x है तो इसको हम 2 इंटू एक्स लिख देते हैं और माइनस 2 इंटू जेड इंटू 1 लिख देते हैं। और इसको क्या करते हैं ना, इसको हम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 5 को 4 और प्लस 1। अब देखिए बराबर 0। एकदम कमाल का क्वेश्चन है यार। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर। अब देखिए कैसे ही बैठ गया। इसको ये माना जाए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ना, ए स्क्वायर 2ab और ये बी स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 के होल स्क्वायर। नो डाउट। क्या बाई के साथ भी ऐसा होगा, तो बोले सर बाई के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जेड के साथ हो रहा है तो प्लस। देखिए जेड को ये माना जाए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा z माइनस बी के जगह पर 1 हो जाएगा के होल स्क्वायर। ये वाला प्लस में 2y स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि 4y स्क्वायर लिखा हुआ, इतना बराबर 0। अब अलजेब्रा में कहता है कि कोई भी राशि स्क्वायर करके 0 तभी होगा संभव जब वो अलग अलग भी 0 हो। तो बोले सर इसका मतलब इसका भी मान 0 हो जाएगा, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0। तो x माइनस जेड का मान 0, तो x माइनस 2 जेड नहीं, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, z माइनस 1 बराबर 0, तो z बराबर 1 और 2y बराबर 0, तो y बराबर भी 0। कभी भी स्क्वायर करके 0 जोड़ के 0 तभी आएगा जब उसका मान अंदर से 0 रहेगा। किसी और को स्क्वायर करिए तो 0 हो ही नहीं सकता, माइनस वाला को भी स्क्वायर करिए तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है सब जोड़ जाड़ के 0, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान 2, यहाँ भी मान 1 रखेंगे, आई बाई का मान 0, तभी ऐसा संभव है। अब निकलिए गया तो मान रख दो। बाई का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस। x का मान कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर 2 पर पावर 5, 0 पर पावर 15 तो 0, 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा 32 बटा z का मान कितना है, तो बोले सर z का मान 1, तो 1 पर पावर 14 1, 32 बटा 1 हम लोग का आंसर हो गया 32। कमाल का क्वेश्चन था, आंसर मिला लो 32, ऑप्शन नंबर ए। गलत होने की संभावना ही नहीं है। अलजेब्रा में स्पेशल टाइप पढ़ाया जाएगा जो एडवांस मैथ मैंने अपने असाइनमेंट से इंक्लूड किया है। बिल्कुल इस सब क्वेश्चन को दौड़ा के मारेंगे, एक बार एडवांस पढ़ लेंगे तो सारा डर हटा दीजिए। हमारे रहते हुए एडवांस मैथ से भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं किया, हम स्क्वायर के रूप में बैठा दिए, x माइनस 2 के होल स्क्वायर, जेड माइनस 1 के होल स्क्वायर, 2 बाई के स्क्वायर। स्क्वायर करके जोड़ के 0 तभी होगा जब अलग अलग भी 0। x माइनस 2 0 तब होगा जब x 0, जेड माइनस 1 0 तब होगा जब x 2 जेड 1 और 2 बाई बराबर 0, तो बाई बराबर भी 0। अब ऊपर में मान रख दीजिए, आगे आंसर 32, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26। अलजेब्रा का एकदम VVI क्वेश्चन है, धांसू है, कतई जहर क्वेश्चन है। देखिए बड़ा ही मजेदार ढंग से अलजेब्रा में स्पेशल टाइप इस प्रकार का पढ़ना है और जब एडवांस में पढ़ाएंगे तो जरूर इस टाइप का बताएंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि x प्लस 1y, x का मान है 7 बटा रूट 6, तो और यहाँ पे एक कंडीशन x ग्रेटर देन 1/x दे दिया। खैर ये तो अलग बात है। तो पूछ रहा है बताओ कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 8। बोलिए कि सर ये प्लस में है तो क्यूबो करेंगे तो माइनस में आने की कोई संभावना नहीं है, तो माइनस में रहेगा उसका क्यूब करेंगे तब ना माइनस में क्यूब आएगा। तो बोलिए सर कहीं पर भी अलजेब्रा ही पढ़ना, अभी मैं इतना ही पॉइंट बताता हूँ कि x प्लस 1/x बराबर यदि a दिया रहे और उसको कन्वर्ट करना हो x माइनस 1/x में, तो होता है √4 माइनस a स्क्वायर माइनस 4। फिर से
यदि प्लस में दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर a, तो x माइनस 1/x बराबर होता है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4। ये होता कैसे है, क्योंकि x माइनस 1/x के जब होल स्क्वायर करेंगे ना तो इसके रूप में लिखाएगा x प्लस 1/x के होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये तो x कट के ही हो जाएगा इस प्रकार से। तो डिटेल से अलजेब्रा में चर्चा करेंगे। यहाँ इतने ध्यान रखिए कि प्लस को जब माइनस में बदलना हो, x प्लस 1/x का मान a हो तो x माइनस 1/x का मान होता है a स्क्वायर माइनस 4। तो बोलिए कि सर ये प्लस वाला है तो इसको पहले माइनस में बदल देते हैं। x माइनस 1/x का मान होगा रूट अंडर a स्क्वायर यानी 7/√6 के स्क्वायर माइनस 4 बराबर रूट अंडर 7 के स्क्वायर 49 अब बटा 6 माइनस 4। यह बटा में कुछ नहीं तो एक रूट अंडर 6 चौका 24, 49 में 6 गया 25, बाहर निकलेगा 5, लेकिन नीचे वाला रहेगा रूट 6। यानी फाइनली आपको देखा जाए तो हमारे पास बचा x माइनस 1/x बराबर 5/√6। तो पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³, तो होता है a³ प्लस 3a। कमाल की बात करते हैं, जहां a के स्थान पर है 5/√6, तो a³ मतलब 5/√6 के क्यूब, 5/√6 के क्यूब अब माइनस 3 × 5/√6। इसका जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा। तो बोले सर इसका मान आएगा क्या, आप ही बता दीजिए। हम जरूर बता देंगे जी, देख लो क्या आएगा। क्यूब जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा 125, और नीचे √6 के क्यूब करेंगे तो 6√6, और माइनस कितना हो जाए, माइनस नहीं प्लस होगा, चूंकि जब माइनस में दिया रहे प्लस माइनस वाला ही पूछे तो वो प्लस हो जाता है। आज जब देखें फॉर्मूला यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे कि x प्लस 1/x बराबर यदि ये होता है तो x³, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, x³ प्लस 1/x³ का मान हो जाता है a³ माइनस 3a। कब, जब प्लस वाला दिया रहे। x प्लस 1/x बराबर है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस 3 है, लेकिन x माइनस 1/x बराबर a हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान होता है a³ प्लस 3। समझ रहे हैं, तो यहां पर वही लिख दिए a³ प्लस 3 है, तो a³ प्लस 3 है। तो इसका क्यूब करेंगे 5 के 125, √6 के क्यूब 6√6 प्लस 5 या 15/√6 एलसीएम। तो बोले सर एलसीएम 6√6 होगा, ये तो 125 से होगा, लेकिन यहाँ 6 से गुना होगा, 15×6 = 90, 125 में 90 जोड़ेंगे 215 और बटा 6√6, यही हम लोग का आंसर होगा। धासु, दिमाग को हिला देने वाला। हालांकि है कुछ नहीं, अलजेब्रा पढ़ लीजिएगा तो चुटकियों में निपटाइएगा। ये तो हमें आपको सिखाना रहता है, इसलिए हम इतना समय लेते हैं, डिटेल में बताते हैं, फॉर्मूला भी बताते हैं। तो याद रखना है कि जब यहाँ प्लस वाला दिया हुआ है और डायरेक्ट पूछता है x³ प्लस 1/x³, तो डायरेक्ट a³ माइनस 3 कर देते हैं, इतना क्यूब करके माइनस 3 है। लेकिन पूछ रहा है माइनस वाला, तो हम पहले इसको माइनस में कन्वर्ट किए इस प्रकार से, a स्क्वायर माइनस 4 रूट अंडर कन्वर्ट किए तो 5/√6 आया। उसके बाद इसका मान a³ प्लस 3 है, पुट किए, कैलकुलेशन किए 215/6√6। ऑप्शन मिला लो 215/6√6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27, बड़ा इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चतुर्भुज के 4 कोण दिए गए हैं, 6x माइनस 18 है, उसके बाद में है 80 माइनस 4x है, उसके बाद में है कितना 4x प्लस 14 है, उसके बाद में है 12x माइनस 58 है। तो हम लोग से तो चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान, तो भैया सर पहले x तो निकाल लीजिए। हम ही तो जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। पहले x निकाल लेते हैं, 6x, आई 4x माइनस में है तो 6 में से 4x गया, बचा कितना 2x। अब 2 और 4 का x हो गया 6x, 6 और 12 का x हो गया 18x। अब जरा इधर का हिसाब करते हैं, 80 प्लस में 80 अभी 18, लेकिन माइनस में 80 में से 18 घट गया, बचा कितना, बोले सर 62। अभी 62 और 14 जुटेगा तो 4 2 6 6 1 7 76, 76 में से अभी 58 घटेगा, 76 में से 58। तो बोले सर 76 में से 58 घटेगा, 16 में से 8 गया तो प्लस में 8, आई बच गया कितना 6, 6 में से 5 गया 1, 18।
18, अब बराबर उधर बच गया 360, 18 जाके उधर घटेगा तो 18x बराबर 60 में से 18 घटेगा तो 342 बचेगा। 18 से काटते हैं, 18 के 18, 18 के 18 तो बचा कितना, तो बोलिए कि सर बच गया 16, चूंकि 34 है, 18 18 16, 16 पर 2 162, तो 18 नमा 162, यानी x का मान हो गया 19। अब x का मान तो 19 हुआ, लेकिन इसमें आपको उलझाया है कि कौन सबसे छोटा कोण है, उसके लिए आपको सभी कोण निकालना पड़ेगा। तो बोलिए सर पहला कोण तो हो जाएगा हम लोग का x का मान 19 है कि 114 माइनस 18 घटाइए, तो बोलिए सर बोलिए ये 96 बच गया। ई कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर ये वाला कौन हो जाएगा 80 और माइनस 4x, तो 4x तो 19 चौके 76, तो ये दोनों का अंतर 4 डिग्री। लगता है सबसे छोटा कोण यही होगा, और निकालने की जरूरत नहीं है, और जो भी आप रख के देखिए इससे बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटा यही 4 डिग्री होना चाहिए, और ऐसे भी ऑप्शन में सबसे छोटा 4 डिग्री देवे किया है, तो यही बोल रहा है सबसे छोटे कोण का मान 4 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28। मान लें, क्या मान लें भाई, तब मान लें कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाइयों के बराबर है। भुजा AB BC CA के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली त्रिभुज, कमाल करते हैं, बार बार ये सब पूछता है और मैं बताता भी हूं। ABC इसका क्षेत्रफल 24 है, 24 वर्ग सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब बोल क्या रहा है कि इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा, ये मध्य बिंदु, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से मिला दिए, ये जो त्रिभुज बना, तब बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब बोलिए कि सर आप ही तो बताए हैं कि त्रिभुज कोई रहे उसके मध्य बिंदु को मिला दिए तो त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो बोलिए सर 24/4 कर देंगे यानी 6, यानी चारों के क्षेत्रफल 6-6 सेंटीमीटर। तो ये जो नया बना ना, नया त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल भी 6 हो गया। ये जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से नया त्रिभुज बना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एकदम ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ता है, और किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं को मिला दिए तो त्रिभुज 6 बराबर भागों में बढ़ता है। पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, मेंसुरेशन वाला सुपर 50 वाला में भी, और उसके पहले ज्योमेट्री वाला में भी ऐसा एग्जाम्पल आया था। यहाँ भी देखिए आ ही गया। तो 4 बराबर भागों में बटेगा तो चौथा भाग होगा 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कमाल का। कहता है यदि ए बी से 50% अधिक है, लो ए बी से 50% अधिक है तो बी ए का कितना परसेंट है। तो पहले ए बी से 50% अधिक है, बी से, तो बी में से लगा तो इसको 100 मान लेंगे। रेशियो का नियम ही कहता है, इसमें का बाद से लगा है, परसेंटेज का चर्चा है तो उसको 100 मानो। तो ए बी से 50% अधिक है तो बी को 100 मांगे तो ये 150, काटेंगे तो हम काट सकते हैं, 50 दूनी 50 दिया। यदि रेशियो पूछता तो 3:2, लेकिन पूछ रहा है कि ये बताओ कि बी ए का कितना परसेंट है। बी ए का किस में लगा, ए में, तो ए नीचे बी ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। 200/3 काटेंगे 66.2/3%, यानी कि बी ए का है 66.2/3%, यानी इसको आप लिख सकते हैं 66.66% या 66.67%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30, और आज का इस धमाकेदार जो सेशन चला है उसका लास्ट क्वेश्चन है। मजा आ गया, कतई जहर क्वेश्चन था, और आगे भी इस प्रकार का क्वेश्चन आते रहेंगे, बस आप दोहराते रहिएगा। सी तथा डी की आय का अनुपात, सी डी आय का अनुपात कितना है, तो आय का अनुपात है 3:2। सी डी का आय का अनुपात 3:2। डी तथा ई का आय का अनुपात, डी और ई भी है, तो बोलिए सर ऐसे लिखते हैं ना, इधर लिख देते हैं, सी और डी का आय का अनुपात 3:2, फिर डी और ई का आय का अनुपात कितना है, 5:4, 5:4। यदि सी की आय 1/3, ई की आय के आधे भाग से 4000 रुपया अधिक हो तो डी की आय। कमाल का क्वेश्चन है यार, लास्ट में भी उलझाने का प्रयास किया है, रेशियो का एकदम धांसू क्वेश्चन। पहले तो सी डी का अनुपात 3:2 है, डी का अनुपात 5:4 है, तो पहले तो हम सी डी और ई निकालेंगे। कॉमन डी है, ऊपर 2 है नीचे 5 है, जो निकालना है ऊपर में है तो नीचे वाला कॉमन से, नीचे में है तो ऊपर वाला कॉमन से। 3 × 5 = 15, डी तो कॉमन ही है, 5 दूनी 10,
ई तो ऊपर वाला 4 दूनी 8। ये जो निकला CDE का आय का अनुपात निकला। अब देखिए क्या उलझाया है, जबकि रेशियो का एक कॉन्सेप्ट है जो कितना घुमा के दे, कितना भी अल्टर दे, उसे हम लोग पटक ही देंगे निश्चित रूप से। कैसे? जो दिया हुआ उससे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुना। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि C के आय का 1/3 E के आय के आधे भाग से 400 अधिक है तो D की आय। पूछ रहा D की आय बताएं, लेकिन ये 4000 अधिक दिया है। 4000 तो एक निश्चित राशि है, रेशियो का नियम कहता है जो दिया हुआ उससे तुलना, लेकिन ये 4000 है क्या? तो बोला C की आय का 1/3 E के आधे से 4000 अधिक है। तो पहले C के आय का 1/3 निकालिए। तो बोलिए सर इसका 1/3 निकालेंगे, C है कितना 15, 15 के 1/3 5 होगा। E का आधा निकालिए, आधा मतलब 1/2, तो 8 का 1/2 कितना होगा? तो बोलिए सर 4। तो यहां देखिए C के आय का 1/3 मतलब 5, E के आय के आधे मतलब 4 से कितना अधिक है? तो बोले सर यहां पर तो 1 अधिक है। यही तो बोल रहा है C के आय का 1/3, C का आय 15 है, 15 के 1/3 5, एकदम समझने लायक है। D के आय के आधे से, सॉरी E के आय के आधे से, तो E कितना है 8, 8 के आधा 4, कितना अधिक है 1, यहाँ 1 अधिक, वहां 4000 अधिक। तो अधिक की तुलना अधिक से निकालना है D, तो बोलिए 10। 4000 को 10 से गुना करेंगे 40000। D का आय 40000। ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से समझो, बड़ा मजेदार। जब ये सब क्वेश्चन आता है ना तो एटीट्यूड के साथ इसके सामने खड़ा हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को नाचते नाबूद करेंगे ना तो छोटा क्वेश्चन देख के थर थर कांपेगा। C अनुपात D, D अनुपात E, हम तुरंत CDE निकाल लिए। अब यहां पे यूज आया है कि C के आय का 1/3, तो C का रेशियो 15, 15 के 1/3 5, E के आधे से 8 है, 8 के आधा 4, 1 अधिक है। अब वहां बोला 4000 अधिक, अधिक की तुलना अधिक से D निकालना है 10 से 40000। आंसर आ गया टकाटक, मजा आ गया। लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्लियर हुआ। तो इस प्रकार के सेट में लाते रहूंगा अधिक से अधिक प्रश्नों का, 30-30 प्रश्न का यदि लगातार सेट जारी रहा ना, 1-2 महीना के अंदर ही आपके अंदर अद्भुत कॉन्फिडेंस आएगा, हर तरह के क्वेश्चन से आप रूबरू हो जाइएगा, अद्भुत स्पीड आएगा। लेकिन इसके लिए चाहिए आपका सहयोग। सहयोग क्या करना है? लाइक कमेंट करना है और जम के शेयर करना है, आग की तरफ फैलाना है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।